अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इलेक्शन एक्ट 2017 के बाब 14 में निगरान हुकूमतों के किरदार की वजाहत की गई है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में ये बताया गया है कि निगरान हुकूमत रोज़मर्रा के उमूर निपटाने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक मुआवनत फराहम करेगी और पॉलिसी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत से गुरेज करेगी। मगर अनवारुल हक काकड़ के गैर मुल्की दौरे, आलमी मीडिया को दिए जाने वाले इंटरव्यूज और मुतनाज़े बयानात गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर उनके किरदार से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इख्तिदार संभालने के बाद से निगरान वज़ीर आज़म तवातुर के साथ टीवी चैनल्स पर आकर सियासी, माशी, अस्करी और खारजा पॉलिसी पर ऐसे बयानात देकर अपने आप को इन उमूर का माहिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क गए। रास्ते में वो पेरिस में अपने अहल खाना को आईफल टावर दिखाने के लिए रुक गए। आलमी फोरम में भी उनकी शिरकत को गैर ज़रूरी करार दिया जा रहा है। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में बहुत से अहम आलमी रहनुमाओं ने शिरकत ही नहीं की। निगरान वज़ीर आज़म ने भी आधे खाली हॉल में एक लिखी हुई तकरीर पढ़ डाली। न्यूयॉर्क से वो गैर सरकारी दौरे पर लंदन चले गए हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जो अमेरिका का एक इंतहाई अहम थिंक टैंक है, वहाँ बैनुल अक़वामी मामलात पर उनके तबसरों ने भी कई लोगों को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के साथ चीन के मजबूत ताल्लुकात को अमेरिका और इसराइल के साथ कंपेयर करने से शदीद अवामी रद्द अमल भी सामने आया। अफगान तालिबान हुकूमत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर उन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और जापान के ताल्लुकात का हवाला दे दिया। अफगानिस्तान के साथ सरहदी कशीदगी के दूसरी जंगी अजीम की सूरत हाल से मुवाज़ने ने सामईन को भी चौंका दिया। किसी अबूरी वज़ीर आज़म से तवक्को नहीं रखी जाती कि वो खारिजा पॉलिसी के पेचीदा मामलात पर बात करे जो उसके दायरे इख्तियार में ही नहीं आते। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यूज़ में मुल्की सियासत पर निगरान वज़ीर आज़म के मुतनाज़े तबसरे भी संजीदा हल्कों की जानिब से तनकीद की जद में है। कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया में इस तरह की प्रोजेक्शन से निगरान वज़ीर आज़म क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि माजी में शायद ही कोई मिसाल मिल सके जब किसी अबूरी वज़ीर आज़म ने इस तरह के आला सतह के गैर मुल्की दौरे किए हों और आलमी मीडिया और थिंक टैंक्स में बैठकर इस तरह के मुतनाज़े बयानात दिए हों। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। पैनल में हमारे साथ है अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। निगरान वज़ीर आज़म के मुतनाज़े बयानात और इंटरव्यूज़, क्या अनवारुल हक काकड़ अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रहे हैं? ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है, 5 दिन का दौरा था, 10 दिन तो हो चुके हैं, और वैसे हमने मुल्की मीडिया में जो उनके इंटरव्यूज़ देखे वो एक डिप्लोमेसी का मुजाहरा था, मगर गैर मुल्की मीडिया में खुलकर जिस अंदाज, जिस तरीके से जिन मामलात पर मौक़िफ़ का इजहार है, ये कोई पॉलिसी फ़र्क है? वहाँ क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मैंडेट से तजावुज़ है? किस तरह देख रहे हैं आप? वज़ीर आज़म साहब को, निगरान वज़ीर आज़म को उनका मैंडेट याद दिला रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहन में रखिए कि जिस मैंडेट की आप बात कर रही हैं वो 60 दिन के वज़ीर आज़म के लिए है, और वो मैंडेट उन कानूनी तब्दीलियों से पहले के लिए है जो PDM की हुकूमत करके गई है। जो जमहूरियत का कच्चा मकान है उसकी दीवारें गिर चुकी हैं, लोगों ने सेन में रास्ते बना लिए हैं। ये एक नया पाकिस्तान है। आइन हमारे में इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के लिए जो अबूरी हुकूमत है या निगरान हुकूमत है उसके लिए 60 दिन रखे गए हैं। 90 दिन उस वक्त रखे गए हैं जब गैर मामूली हालात में कोई वज़ीर आज़म असम्बली को पहले ही तोड़ दे। अब इस हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने, सिर्फ 2 दिन पहले असम्बली तोड़ के इस वज़ीर आज़म को 60 दिन की बजाय 90 दिन दे दिए। फिर उसके बाद मरदमशुमारी को मंजूर करके 60 दिन की बजाय 120 दिन दे दिए, पूरे 6 महीने दे दिए। और अगर आप सूबाई हुकूमतों पर नज़र डालें तो सूबाई हुकूमतों को पूरा 1 साल दे दिया। और आईन पाकिस्तान ये कहता है, बहुत शुरू में आर्टिकल 2A, दूसरा ही आर्टिकल पाकिस्तान के आइन का कहता है कि पाकिस्तान की रियासत का जो इंतज़ाम है वो एक मुंतखब हुकूमत के पास होगा, गैर मुंतखब हुकूमत के पास नहीं होगा।
एक गैर मामूली बिद्दत शुरू की गई कि थोड़े से वक्त के लिए इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो गैर जानिबदार हो और जो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करे और इलेक्शन करवा दे और इलेक्शन कमीशन की मदद करे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कई फैसले दिए जिसमें उन्होंने इसी बात पर जोर दिया। लेकिन इस तरह की हुकूमतें बनानी शुरू कर दी गई और हुकूमतें सिर्फ बनाई नहीं गई, उन हुकूमतों में थोक के हिसाब से एटीएम्स भर्ती किए गए। केपी की आपने देखा कि वहां पर इलेक्शन कमीशन ने उनकी पूरी की पूरी काबीना फारिग करा दी। माशाल्लाह पूरी की पूरी काबीना पार्टीज के एटीएम्स की थी। फिर मरकज़ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके जो बरखिलाफ, उनके जो बदतरीन मुखालिफ थे, अपोजिशन रहनुमा, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने मिलकर एक पार्टी के मुंतखब सेनेटर को वज़ीर आज़म बनाया। उनकी मेहरबानी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया बाद में, लेकिन उनकी हुकूमत में जो वज़ीर दाखिला है वो इस वक्त भी एक पार्टी का सेनेटर है। बिल्कुल ऐसे। तो कहाँ रही हदूद, कहाँ रही क़यूद, कहाँ रह गया मैंडेट? ये सब बातें अब किताबी रह गईं, आगे चली गईं। क्या ये वज़ीर आज़म साहब कि हम हुदूद और क़यूद पर सवाल भी ना करें, अभी तो 60 दिन भी ना हुए। 60 दिन से पहले जिस तरह के बयान, जी बहुत कीजिए, लेकिन इन हालात को भी तो देखिए कि एक साल की आप केयर टेकर गवर्नमेंट्स ला रहे हैं, अवाम के हक के हकमियत को छीन रहे हैं। वो लोग छीन रहे हैं जो जमहूरियत के अलमबरदार भी हैं, चैंपियंस भी हैं और जिन्होंने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी भी दी है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम बनाकर गए हैं। तो ये हुकूमत भी, निगरान हुकूमत भी उसी हाइब्रिड सिस्टम को चला रही है जिसको आने वाली हुकूमत भी चलाएगी। ठीक है। इफ्तिखार साहब, उन्होंने जो तुर्किया टीवी को इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि सिविलियन इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, सिर्फ फौजी इदारे में ही तंजीमी सलाहियत है। ऐसे बयानात इंटरनेशनल फोरम्स पर देकर, घर के मामलात हैं, घर की चीज़ें सबको पता है, मकसद क्या, अगर कहें तो मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दूं जो उन्होंने बोला है। उनका कहना है कि सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन परफॉर्मिंग पुअरली फॉर द लास्ट 3 to 4 डेकेड्स। अब पता नहीं 3 to 4 डेकेड्स कौन से हैं। एंड व्हेन देयर इज पुअर गवर्नेंस, ही वेंट ऑन टू से, द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट हैज द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी इज द मिलिट्री। इसमें कोई गलत बात नहीं की उन्होंने। जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ की बात की वो दुरुस्त की। किसी भी सियासी पार्टी के पास इंतज़ामी ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो एक शहर के निज़ाम को भी संभाल सके। ये हालात हकीकत पर मबनी हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और कौन इसका ज़िम्मेदार है, वो एक डिबेट है, इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं तो एक शहर में रहता हूँ, उस शहर के निज़ाम को नहीं चलाया जा रहा। उसके तमाम महकमे एक दूसरे से आपस में बाहमी कोई रब्ता नहीं रखे हुए। सारा का सारा ऑप्टिक्स का गेम है। अखबारात की तस्वीर और टीवी की स्क्रीनों पर वो हुकूमतें काम करती नज़र आ रही हैं। अगर उनको सड़कों, मोहल्लों, गलियों में देखा जाए, देहातों में जाकर देखा जाए तो उनका वजूद न होने के बराबर है। ये एक हकीकत है। इस हकीकत को जितनी जल्दी हम तस्लीम कर लें और इसके लिए हम मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात जितनी जल्दी करवा के आइन में दिए गए जो इख्तियारात हैं उनको दे दें तो शायद किसी को फिर ऐसी तकरीर करने का मौका न मिल सके। जो बात कही गई वो बहुत दुरुस्त कही गई कि ये आइन के साथ एक मजाक है और इसके ख़िलाफ़ क्या किया जाए। किसी अदालत में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अदालत क्या कर सकती है? अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। मैं तो आज हैरान हो गया हूँ कि जो फैसला किया गया है इलेक्शन के हवाले से आज डिलिमिटेशन का, उसके बाद इलेक्शन में दिन कौन से रह जाएंगे? अगर अपीलों के लिए 2 महीने चाहिए तो फिर इलेक्शन के लिए कितने दिन रह जाएंगे मुझे बताएं। ये मजाक अब ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल गैर आइनी रियासत चल रही है, ये हकीकत है। और अफसोस की बात है कि आइन इस मामले में कोई मदद नहीं करता मेरी। अगर सूबों में हुकूमतें नहीं हैं और इलेक्शन नहीं हुए तो आइन इस पर खामोश है कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाना चाहिए और क्या होना चाहिए।
इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। मैंडेट से क्या तजावज़ किया उन्होंने? अहले खाना कोई एफल टावर दिखाया? आप इसको मैंडेट से तजावज़ समझ रही हैं? सर, डे टू डे मैनेजमेंट है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार, नॉट टू रिफ्लेक्ट स्टेट पॉलिसी और एड्रेस कंट्रोवर्शियल इश्यूज। वो भी आप बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। कौन सा कंट्रोवर्शियल इशू उन्होंने शुरू कर दिया? ये अभी मैंने आपके सामने मेंशन किया कि ये सिविलियन इदारों की कारकर्दगी को लेकर फौजी इदारे पाक चीन ताल्लुक। चलें फिर मैं शहजाद साहब आपके सर में ठीक है ना, आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो मुझे अफसोस है कि अगर आपके मुताबिक नहीं है, सवाल है कि बिल्कुल सही जो कंपैरिजन उन्होंने किया, दैट कंपैरिजन इज 100% करेक्ट। तो क्यों नहीं सियासी जमातें अपने आप को मजबूत करती? क्यों नहीं अपने अंदर वो मजबूती लेके आती? क्यों नहीं यूनियन काउंसिल पे जाके ऑर्गेनाइज करती? क्यों नहीं वो क़यादत के अंदर देखती? अगर ए ठीक नहीं कर रहा तो बी को भी ठीक ना करने की इजाजत है। उसने एक हकीकत को तस्लीम किया। आप कह रही हैं, आप जजमेंट दे रही हैं ना, आप जजमेंट दे रही हैं ना कि आप जजमेंट दे रही हैं कि शायद उसने फौज के बारे में गलत कहा। आपका पॉइंट आ गया इफ्तिखार साहब, मैंने ले लिया। आप ठीक कह रहे हैं, उसने कंपैरिजन में सही कहा, कंपैरिजन में सही कहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, उनका ये बिल्कुल मैंडेट था। शहजाद साहब, पाक चीन ताल्लुकात का अमेरिका और इजराइल के साथ तकाबुल करना या पाक अफगान सरहदी कशीदगी के मामले को दूसरी जंग अजीम के हवाले से उसके ऊपर बात करना प्रोजेक्ट किया गया था कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब का एक बहुत ही पढ़े लिखे शख्स और उसी तरीके से कि उनकी बड़ी ग्रिप है, इस तरह के मामलात को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से इंटरनेशनली इन पर बात करना और वो कमेंट्स देना, क्या निगरान वज़ीर आज़म दुरुस्त गुफ्तगू दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं या मैंडेट से आगे जा रहे हैं? आयशा, ये आइन की कौन सी शिक में लिखा है कि जो वज़ीर आज़म होगा इंटरिम या जो भी जिस किस्म का भी हो वो ये बातें नहीं करेगा? सर, मैं इलेक्शन एक्ट का हवाला देके कह रही हूँ कि डे टू डे उनके अफेयर्स हैं, ना कि ऐसे इश्यूज जो जबकि हमारे घर के मामलात ही अच्छे नहीं। दुरुस्त बात जैसे अगम साहब ने भी कही, इफ्तिखार साहब ने भी कही कि अपनी कमजोरियां ले जाकर आप इंटरनेशनल फोरम्स पर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उसका ढंडोरा पीट रहे हो। नहीं, कोई उन्होंने कमजोरी कोई ढंडोरा नहीं पीटा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उसमें कानून और आइन का जिक्र किया, उसमें इलेक्शन कमीशन की पावर्स का जिक्र किया। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें आपको मुश्किलात क्या है। देखिए, यूएनजीए सेशन था, या उसमें फॉरेन मिनिस्टर जा सकता है या प्राइम मिनिस्टर चला जाता स्टेटमेंट देने के लिए। फॉरेन मिनिस्टर भी इंटरिम है, प्राइम मिनिस्टर भी इंटरिम है, और ये ऐसा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स हमारे जाके वहां पे देते रहे स्टेटमेंट यूएनजीए के अंदर। बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमने कहा कि शायद इनको इस मर्तबा या क्योंकि लोग नहीं जा रहे या फायदा नहीं है या मुल्क में ज्यादा जरूरत है, आपको नहीं जाना चाहिए। पहले भी हमने कहा, जब मैंडेट वाले फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उनको उनके साथ भी ये हुआ, लेकिन बावजूद इसके वो गए और बहुत मर्तबा नहीं भी गए जब फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। तो एक तो ये यूएनजीए एक समझिए कि उनके जिम्मे एक उनकी बारी में आन पड़ा ये मसला, और किसी ना किसी ने तो करना था, और वो दोनों ही इंटरिम थे। अच्छा, अब आ जाइए अगले दो, जहां पे आपका बुनियादी सवाल है कि उन्होंने जाके ये जो सब्जेक्ट छेड़े, कहां पे छेड़े? काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस और ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर। अच्छा, अब ये वो दो ऐसे मौके हैं, ये मत भूलिए कि वो एक सोचने समझने वाले शख्स भी हैं, अच्छा समझें बुरा समझें जैसे भी, ये सोच वाले आदमी हैं, लिखते पढ़ते रहे हैं, वो आर्टिकल्स भी लिखते रहे हैं अखबारात के अंदर। ऐसा आदमी जब इन थिंक टैंक्स में जाएगा तो किस किस्म की गुफ्तगू करेगा? यही वो गुफ्तगू करेगा ना, इसी तरह की बातें करेगा। वो पॉलिसी नहीं दे रहा और वो पॉलिसी दे भी नहीं सकता, उसका मैंडेट ही नहीं है पॉलिसी का, लेकिन वो एक लार्जर डिबेट छेड़ रहा है, चाहे इसराइल के बारे में हो, चाहे चीन के बारे में हो, चाहे किसी और चीज के बारे में हो। इट्स परफेक्टली फाइन, सो व्हाट, उस पर डिबेट होगी। हम डिबेट के ऊपर भी गला घोंटना चाहते हैं किसी के ऊपर? मुझे तो ये भी समझ नहीं आती। एक और चीज अभी तैयार रही है, आप 7 अक्टूबर है मेरा ख्याल है, एक सर्विस का चीफ चेंज होने जा रहा है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब एक नया सर्विस चीफ भी अपॉइंट करेंगे। तो अब मुझे बताइए कि कहां पे आके कयूद और कहां पे हदूद आएंगी, किस जगह पे लिखा जाएगा? वरना होना तो असूलन ये चाहिए ना कि मैंडेट वाला वजीर आजम आए और वही सर्विसेज के चीफ्स को चेंज करे अगर तब्दीली आती है। लेकिन ये काम होगा और ये होगा, और हम देखेंगे, हम अपॉइंट करें, हम देखेंगे अखबारों के अंदर खबरें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन हालात के अंदर जिनमें ये काम मामलात आ रहे हैं, उसके अंदर ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। बाकी वो ईफल टावर जाएं या पेरिस में जाएं या लंदन में कुछ यादें करें जाके, देखिए इट्स परफेक्टली फाइन। हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। हाँ, जब आपके मुल्क में इतने सारे मसले छिड़े हों तो मैं ये नहीं कहता कि आपको 10-10 दिन जाके बाहर रहना चाहिए। आप जाएं, काम करें और वापस आएं। इस मुल्क के अंदर आपकी जरूरत है और इन मसाइल को आके हल करें। दूसरी बात, एक और फाइनल बात, देखिए अभी कुछ चंद 2 दिन पहले की गालिबन बात है या कल की बात है कि एक हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने, वो भी जो इंटरिम है, उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जो कि किसी पार्टी के लीडर के बारे में थी। अब उनको उनकी औकात याद दिला दी गई उसके ऊपर।
हम क्या किस किस परेशानी में मुब्तला हैं? एक इंटीरियर मिनिस्टर बात कर रहा है, ठीक है, कर दी उसने। यार, आपके लीडर का ना कद छोटा होगा ना बड़ा होगा। उसने कहा कानून के मुताबिक मामलात होंगे। हाँ, कई मरतबा ऐसी बात हो जाती है, जैसे पीटीआई ने सेंसिटिविटी ली इस चीज की, जब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि फलाने के बगैर या किसी और के बगैर जो इंतखाबात हैं वो शफाफ हो सकते हैं। गालिबन ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुनासिब नहीं है आपके रुतबे के साथ। गालिबन इंटीरियर मिनिस्टर को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी जिससे कि किसी के ऊपर कोई अपना माइंड जाहिर किया जा रहा हो। ये चीजें नहीं कर, अगर हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? हम बात करते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की। इन लोगों का क्यों सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हमारे बारे में तुम अपनी औकात तो देखो, अपना कद तो देखो। यार, कद सबका एक बराबर है भाई। इफ एनीथिंग बलोच और पख्तून हमसे ज्यादा दराज कद है। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सब्र के साथ सुनना चाहिए। कोई बात नहीं, माहौल इस किस्म का है, अनसर्टेनिटीज हैं, हम अनश्योर हैं मुस्तकबिल के बारे में। सब लोग परेशान हैं और सब लोग परेशानी के अंदर इस तरह की कोई ना कोई गुफ्तगू करते हैं। थोड़े हौसले के साथ सुने और हौसले के साथ आगे चलें। कोई अवाम का असल में हौसला जवाब देगी। हम कहते हैं इलेक्टेड वजीर आजम के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो फिर वज़ीर आज़म के ऐसे दौरे देख के फिर लोग भी परेशान होते हैं कि माशी हालात तो हमारे खराब हैं, मगर कुछ के लिए बात करने वाली। ठीक हो गया। गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगी। पाकिस्तान के सियासतदान इख्तिदार के लिए फौज से पॉलिटिकल मैरिटल अलायंस करते हैं, ये काकड़ साहब ने फरमाया है, और अपनी गलतियों के बायस इख्तिदार से महरूम होने के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अदम तवाजुन की बात शुरू कर देते हैं। अफसार साहब, ऊपर ज़ैगम साहब ने कहा कि जब आइन बचे ना कानून बचे और फिर कच्चे मकान की यानी कि जमहूरियत की दीवारें गिर गई, रास्ता बन गया, तो फिर क्यों ऐसे सवालात और क्या मकसद रह जाता है? अपने हाथों ये सब कुछ बनाया दिया गया है, तो फिर अब हम सवाल भी करें ना करेंगे तो इस बात पर भी गुफ्तगू आ गई कि इशराफिया का तो दिल चाहे बाहर बैठ के भी डिबेट करें, हम अपने मुल्क में भी सवाल करें तो तनकीद हो जाती है। ये तो आपने उल्टा सवाल कर दिया। दिस इज अ रॉन्ग एंगल। मैं तो अफसार साहब को सवाल कर रही हूँ ना कि अब हम पूछे भी या ना पूछे, हम जहाँ खड़े। लेकिन बी ऑनेस्ट इन योर क्वेश्चन। आप उनको लीड क्यों दे रही हैं ऐसी, जिसके ऊपर के मतलब है कि वो मैं तो ज़ैगम साहब की शहजाद साहब ज़ैगम साहब ने एक बात की कि अब क्यों अब ये बात पूछें जब अपने हाथों सब दे दिया। इफ्तिखार साहब ने कहा कि सियासतदानों को सोचना चाहिए, और फिर जो काकड़ साहब बैठ के कह रहे हैं कि कर क्या रहा है सियासतदान, तो मैं वही सवाल रख रही हूँ अफसार साहब के सामने। जी अफसार साहब, लीड नहीं कर रही हैं आपकी, आप हाँ प्रोवोक कर रही हैं ना। अच्छा, आप लोग इतने बच्चे प्रोवोक हो जाते हैं मेरे सवाल से। जी अफसार साहब प्लीज। अच्छा, लीड आपने दी है, मैंने छोड़ दी, मैं लेफ्ट कर दी, मैं प्रोवोक। वेरी गुड। मुझे तो बल्कि खुशी हो रही है ये बातें सुन के, इतनी मज़ेदार किस्म की बातें हो रही हैं, और काकड़ साहब की शऊर और फ़हम और उनकी तालीम और उनके सोचने समझने की सलाहियत का जिक्र हुआ है। तो मैंने बड़ा प्राउड फील किया इस बात पे कि हम दोनों क्लास फेलो थे, और जिस इदारे से उन्होंने अकल और फ़हम और शऊर और आगही और थिंक टैंक होने की सलाहियत हासिल की, मैं भी उनके साथ उसी क्लास में था, और हमने तकरीबन एक जैसे ही हमारी परफॉर्मेंस थी, इसलिए मैं उनके ख्यालात उनसे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं आप अफसार साहब। नहीं, मैं नहीं बेहतर। मैं बेहतर होता तो मैं वज़ीर आज़म होता, मैं अपनी फैमिली को टॉर दिखाता कि आओ चलो जहाज़ में बैठो, मैं तुम्हें एफिल टावर में, वो जो नेटफ्लिक्स पे तुम लोग सीज़न में देखते हो एफिल टावर पे डिनर करने की मूवीज़, मैं करवाता उनको। मैं उनको फिर वहाँ से न्यूयॉर्क लेके जाता, मैनहट्टन में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाता, वहाँ से मैं फ़्लाई करता, लंदन हम लैंड करते, ऑक्सफोर्ड यूनियन में। हाँ, बलोच से याद है कि चले एक बलोच का एहसास महरूमी तो दूर हुआ ना, कम से कम हमारे मुल्क में। अब आइंदा के लिए रास्ता खुला है तो वो होगा। लेकिन जो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि उनके जो ख्यालात हैं ना, मुझे पता है, तो वो इस तरह की चीज़ों को वो अच्छा नहीं उस वक्त समझते थे। अब जाहिर है वज़ीर आज़म है ख़ुद, तो हो सकता है इसकी जस्टिफिकेशन हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुझे कॉल याद आ रहा था जब आपने ये सवाल पूछा कि दौलत, शोहरत और इख्तियार ये इंसान को बदलते नहीं है, बेनकाब कर देते हैं। तो अब मैं एक इसके साथ मुझे एक और चीज़ याद आ रही थी कि जो उन्होंने आपने बात की ना कि सिविलियन इदारों के बारे में उन्होंने कहा है कि तबाह हो गए हैं और सिर्फ मिलिट्री का इदारा ही इस मुल्क में बचा है। इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ। इफ्तिखार साहब ने भी इत्तफ़ाक़ किया, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है इत्तफ़ाक़ करने के अलावा, क्योंकि ऐसा ही है। और मैंने पैमरा जो ठीक करने की कोशिश की, उसके बाद जो हुआ वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन याद है जब खिलाफत ख़त्म हुई तो वेस्ट ने जो सबसे निकम्मे लोग होते थे उनका नाम खलीफा रख दिया।
इसी तरह जब अंग्रेज़ों ने यहाँ मुग़लों को शिकस्त दी तो अपने दरबानों को, वेटर्स को और खाना पेश करने वालों को उन्होंने वो मुगलिया लिबास पहना दिया ताकि उनकी तज़हीक हो। आप देखें, ये जो मैं बात करने लगा हूँ हो सकता है ये भी मुतनाज़ा हो, क्योंकि हर मुल्क, हमारे यहाँ तो हर चीज़ ही मुतनाज़ा है। हमारे यहाँ मैं ये समझता हूँ कि सिविलियन इदारों पे और ख़ास तौर पे वज़राए आज़म ऐसे लोग लाए जाते हैं जिनका इसी तरह के काम होते हैं और वो कोई ऐसा लॉन्ग टर्म डीप इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते अपनी लेगेसी में कि उनकी तारीफ़ हो सके या उनके बारे में अच्छे कलमात कहे जाए। तो इसलिए मुझे बताएं, किसी भी आप सर्विस चीफ का बता दें मुझे कोई इस तरह के लोग लाए जाते हों जिनको मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी इतनी गैर जिम्मेदारी से। डिप्लोमेसी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। शहजाद चौधरी साहब खुद डिप्लोमेट रह चुके हैं, इनको पता है कि एक लफ्ज़ की कितनी अहमियत होती है और उसके क्या क्या माने निकाले जा सकते हैं। तो सियासी लीडर्स के तो जाहिर है उसका स्टेक पे बहुत कुछ होता है। इमरान खान पे हमें, हालांकि कितने बड़े लीडर हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर हैं, लेकिन उनके भी कहे हुए अल्फाज और उनका बोझ ये मुल्क आज तक उठा रहा है, कहे हुए अल्फाज। तो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को इस तरह अपने आप को पेश करना कि मैं आई एम द डूअर, ये आई एम द वो क्या है मूवर एंड शेकर इन पाकिस्तान, ये थोड़ा सा आउट ऑफ मैंडेट है। लेकिन अगर नहीं है तो इसी तरह हमें फिर मुंतखब वज़राए आज़म और उनके इक़दामात को भी डिफेंड करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सिविल इदारे जो तबाह हुए हैं ना, उसमें एक बुनियादी फ़र्क है और वो अगर वही कॉपी मॉडल जो मिलिट्री इस वक्त हमारा सबसे अच्छा इदारा है, उसी मॉडल को कॉपी कर लिया जाए ना सिविलियन इदारों पे, तो ठीक हो जाएंगे। और वो मॉडल क्या है कि मिलिट्री के इदारों में कोई दखल अंदाजी नहीं करता सिविलियन, बल्कि एयर चीफ जो है वो आर्मी चीफ के मामलात में दखल नहीं देता, आर्मी चीफ नेवल चीफ के मामलात में दखल नहीं देता। आर्मी चीफ की बात, एयर चीफ की बात, नेवल चीफ की बात अपने अपने इदारों में मुस्तकिल और मुस्तहकम होती है। सिविल इदारों को भी इस तरह काम करने दें, देखिए वो भी बेहतर हो जाएंगे। चलें जी, क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह काकड़ मैंडेट से तजावुज़ कर रहे हैं? पैनल की राय आपने जानी, इसकी बुनियाद पर अपनी राय आप बना सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे वफाकी काबीना के एक अहम फैसले को लेकर। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी काबीना ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली प्लान की मंजूरी दे दी है। इस प्लान के तहत गैर कानूनी तौर पर मुकीम 11 लाख गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी दहशतगर्दी, डॉलर, चीनी और खाद्य स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी दहशतगर्दों को फंडिंग और सहूलतकारी में भी मुलव्वस हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संगीन खतरात लाहक है। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत फौजी कंट्रोल के बाद कई हजार अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान आकर बस गए। सोवियत फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में होने वाली खाना जंगी, तालिबान के कंट्रोल, 2001 में अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले, 2006 के बाद तालिबान की नेटो अफवाज के खिलाफ बढ़ती हुई मुजाहिमत और फिर अगस्त 2021 में अमरीका के अफगानिस्तान से जाने के बाद 4 लाख अफगानी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आए। 7 लाख अफगानियों ने पाकिस्तान में रिहाइश के सबूत की तजदीद नहीं करवाई। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तब भी पाकिस्तान बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अफगान शहरियों की कुल तादाद 42,29,000 है, जिसमें से 52.6% KPK, 24.1% बलोचिस्तान, 14.3% पंजाब, 5.5% सिंध, 3.1% इस्लामाबाद और 0.3% आज़ाद कश्मीर में है। इस वक्त पाकिस्तान में 2 तरह के मुहाजिरीन हैं, एक वो जो कागजी कार्रवाई के बाद आए और एक वो जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है। 1979 के बाद से इन अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की माशी और समाजी बुनत की तब्दीली में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी माशरे में क्लैशन ऑफ कल्चर, मनशियात, स्मगलिंग, बड़ा मार्केट कल्चर, अगवा बराए तावान और सबसे बढ़कर दहशतगर्दी को जन्म देने में दीगर अवामिल के साथ साथ अफगान सूरत हाल का भी अहम ताल्लुक रहा है। क्या हुकूमत गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शहरियों को पाकिस्तान से बेदखल करने में कामयाब हो पाएगी या इस मामले को एक बार फिर सर्द खाने में डाल दिया जाएगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि कितना अहम फैसला है कि आपकी बार कंक्लूड हो पाएगा। सवाल इस तरह से, 11 लाख गैर मुल्कियों को बेदखल करने के मंसूबे की मंजूरी, क्या इस मंसूबे पर अमल हो पाएगा? इम्कान क्या रहेगा? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, मैं तो इस पे हैरान हुआ जब आपने कहा कि कानूनी तौर पर भी
कुछ अफ़गान पाकिस्तान में रहते हैं। मुझे मालूम नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर, आम तौर पर कानूनी तौर पर, यानी शहरियत पाकिस्तान की नहीं मिलनी चाहिए। अगर कानूनी तौर पर अफ़गान है तो फिर उनको अफ़गान ही रहना चाहिए। और कितनी देर तक रह सकते हैं, हर मुल्क के कुछ वीज़े की लिमिटेशंस होती हैं वगैरह वगैरह, वो एक साइड पे रह दीजिए। दूसरी बात यह है कि असल में 1980 से अब तक 43 साल हो गए हैं। ये हम 43 साल के बाद जागे हैं कि इतने अफ़गान गैर कानूनी तौर पर यहाँ बसते हैं। और क्या ये बीच में 43 साल जो थे ये किस हम सोते रह गए और ख्वाब के अंदर गुजर गए और हमें पता भी ना चला इस बात का। ये किसको नहीं पता कि जुर्म, क्लाशनिकोव, आपका जो ट्रकिंग का बिजनेस है, ट्रकिंग का, वो मुकम्मल तौर पर इनके हाथ में चला गया। आपका अपना पाकिस्तानी जो है, जो पहले ट्रक्स करता था, वो नहीं करता यहाँ पे। सिमिलरली और बहुत सारी चीज़ें हैं, पेशावर वगैरह, ये जो केपी के अंदर ख़ास तौर पर तो बिजनेस जो है, और तो इस्लामाबाद तक अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत बड़ा जोर है, बल्कि लाहौर तक। तो ये तो हो गया एक चीज़। दूसरी बात, अगर आपको कपड़े का कारोबार चाहिए तो आपको तकरीबन ऐसे ही लोगों से, ऐसी जगहों से मिल जाएगा। 21वीं सदी की कोई भी रियासत हो, कोई भी रियासत, या किसी रियासत 21वीं सदी की नहीं, उससे पहले की भी, लेकिन अब हम 21वीं सदी में हैं। रियासत की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली ज़रूरत कि वो अपनी सरहदों को महफूज रख सके। महफूज का मतलब यह है कि जितनी आमदोरफ्त है वो कंट्रोल्ड है, उस रियासत की मर्जी के साथ वहाँ से आमदोरफ्त होती है। क्या हम ऐसा अफगानिस्तान के बारे में कह सकते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल। इंडिया वालों ने अपनी तरफ ऐसी बाढ़ सख्त लगा ली और ऐसा काम कमाल का करके दिखाया कि कोई माइकल आल आगे पीछे नहीं जाता। रियासत वो होती है, उन्होंने काम किया, हमने कोशिश की, उसके बावजूद ढीले डाले। 50,000 लोग इन मुख्तलिफ जगहों से, और शायद एक दो चेक पॉइंट्स हैं जहाँ से क्रॉस करते हैं, क्रॉस इन एंड आउट। तो क्या हम किस किस्म की रियासत की डेफिनेशन कर रहे हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर गैर कानूनी है और ये बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है, और UNHCR को भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं, 4.2 मिलियन की बात हो रही है, तो इनको अपने घरों को जाना चाहिए। होगा कि नहीं होगा, लगता मुश्किल है, और उसकी वजह मैं बताता हूँ, लेकिन मैं उसकी आपको वजह बताऊँ। वजह बुनियादी यह है कि रियासत 1947 से लेकर आज तक खौफ की बुनियादों पे कायम है, और 1971 का जो सानिया, समझ लीजिए सानिया ही था, उसने उस खौफ को दोबाला कर दिया कि पाकिस्तान के हिस्से अलहदा ना हो जाएं। ये जो नस्ल की बुनियाद के ऊपर और लसानियत की बुनियाद के ऊपर जो मसाइल हैं, ये इतने गहरे हैं पाकिस्तान की बुनियाद और बनावट के अंदर कि आपको इनको हल करने में, रिजॉल्व करने में, और पता नहीं किस किस्म के दिमाग चाहिए जो इसको दूर कर सकें। वरना याद रखें, ये अगले ही चंद, आप करके देखें, अगले ही चंद हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसी शोरिश उठेगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा, और कहेंगे कि इसके पीछे कौन है, जिसके पीछे वगैरह वगैरह, मैं नारा नहीं मारता। ठीक हो गया, तो समझ आ जाएगा। एक बड़ा हम सवाल उठाया रियासत को लेकर, उसके किरदार को लेकर। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पॉलिसी की बात की जाए तो हमेशा सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात का सबब रही है पॉलिसी। जनीवा मुआहदे पर जनरल ज़िया से लेकर वज़ीर आज़म जुनेजो के इख्तिलाफात से लेकर अगर अब तक की बात कर ली जाए, सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात रहे। कि अब की बार अगर रियासत ने यह फैसला किया है अफगान पॉलिसी के मामले को लेकर, 1 पेज की ज़रूरत नहीं थी इस पूरे मामले के लिए, अमल हो पाएगा इस पर? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, पाकिस्तान को इस बारे में एक पॉलिसी की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ मीडिया को भी अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया में उर्दू में ख़ास तौर पर लफ्ज़ महाजिर इस्तेमाल हुआ था। महाजिर पनाह का हकदार होता है, लेकिन महाजिर कौन होता है? महाजिर वो होता है जो जुल्म से, ज़्यादती से, जंग से अपनी जान बचाकर कहीं आया होता है। और गैर कानूनी तारकीन वतन वो होते हैं जो अपने किसी मफाद के लिए, किसी फ़ायदे के लिए, अपनी मईशत बेहतर बनाने के लिए, तालीम बेहतर बनाने के लिए, रोज़गार के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। ठीक। 1980 की दहाई में जो पाकिस्तान में अफ़गान आए थे वो महाजिर थे, और उनकी इस वक्त तादाद पाकिस्तान में 13 लाख है। उन्हें हमें बिल्कुल अलग तरह से देखना है। वो इतनी मुद्दत से यहाँ हैं, 4 दहाइयों से यहाँ हैं, उनके पास जाने की कोई जगह नहीं है, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के अलावा वो किसी मुल्क को नहीं जानते। ठीक। लेकिन पाकिस्तान में जो तादाद है वो है 42 लाख। तो इसका मतलब है 29 लाख वो लोग हैं जो 80 की जंग के बाद आए हैं, अभी आए हैं। इनमें से भी कुछ महाजिर हो सकते हैं जो अगर जाएं वापस तो शायद कत्ल कर दिए जाएं,
लेकिन इनमें बहुत बड़ी तादाद, गालिब तादाद जो है वो तारकीन वतन की है। महाजरों का बोझ पाकिस्तान को और बैनुल अक़वामी बिरादरी को मिलकर उठाना है। वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं आए, उसका बोझ दूसरी दुनिया को भी उठाना है। अब जहाँ तक गैर कानूनी तारकीन वतन की बात है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके माशी हालात ऐसे हों, जहाँ पे जो एक एथनिक तवाज़ुन है, आप नस्ली तवाज़ुन कह लीजिए, नस्ली वर्ड शायद ठीक नहीं होता, आप लिसानी कह लीजिए, आप कौमी कह लीजिए, कि पाकिस्तान का जो एक कौमी वहदत है, पाकिस्तान के अंदर आप कौमियतें कह लीजिए, आप ज़ुबानें कह लीजिए, उसका जो तवाज़ुन है वो एक बड़े खूबसूरत तरीके से कायम है। अगर केपी का कोई पख्तून पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाता है तो कोई एतराज़ नहीं करता। ठीक, पंजाब भर में पख्तूनों ने अपने कारोबार बनाए हैं, कोई एतराज़ नहीं करता। लेकिन अगर इनमें अफगानों की तादाद लाखों में आ जाएंगे, 40 लाख आ जाए हैं, 2 साल बाद 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के अपने अंदर जो हमारा ये तवाज़ुन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जो हमारा अपना अमन अमान है, जो हमारी आपस की मोहब्बत है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर एक ऐसा मुल्क जो अपने लोगों को नहीं खिला सकता, जहाँ अपने लोग हमारे भूखे सो रहे हैं, तो क्या हम इस काबिल हैं कि किसी और का बोझ उठा सकें, उसको रोज़गार दे सकें, जबकि हमारा अपना मज़दूर पूरा दिन चौक में मईशत की इंतज़ार में, काम के इंतज़ार में बैठ बैठ कर शाम को बग़ैर दिहाड़ी के उठ जाता है? तो क्या हम किसी दूसरे मुल्क के लाखों लोगों को इजाज़त दे सकते हैं कि वो भी वहाँ आकर बैठें और हमारा मज़दूर जो दूसरे दिन दिहाड़ी ले लेता है वो भी उसको ना मिले? तो ये बड़ी संजीदा और हमारे कौमी मफाद की बात है। ठीक है, मुझे तवक्को करनी है, तवक्को हमें करनी चाहिए कि हुकूमत इस पर संजीदा अमल करेगी, कौमी मफाद में करेगी, किसी नफरत अंगेज़ी की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक। ठीक हो गया। कोई कौम मजबूर नहीं है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ रखे, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो। उनके अंदर से आप महाजरीन देख लीजिए, मजबूर लोगों को देख लीजिए, लेकिन अब ये एक्शन जरूर लीजिए, वरना ये तादाद बढ़ती जाएगी। 40 लाख से करोड़, करोड़ से 2 करोड़, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारे पास आज भी कोई हल नहीं है अबसार साहब इसको रिजॉल्व करने का, इस मामले को जिसने हमारे समाजी माशी बुनत को भी तबाह करके रख दिया है और बहुत से मसाइल इसके साथ हैं। ये जो फैसला लिया गया है इस पर अमल हो पाएगा, ये मुमकिन रहेगा? अबसार साहब। अच्छा, मुझसे जी देखिए, हर चीज़ एक्सक्लूसिवली हम देखेंगे तो शायद ये मुमकिन नहीं है। इंक्लूसिव अगर होगा, हर चीज़, हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है, एड हॉक बेसिस पे हर चीज़ इस मुल्क में होती है। प्रेशर पड़ा है, ये स्मगलिंग ज़्यादा हो रही है अफ़गानिस्तान को, तो उसकी बुनियाद पे अब ये काम शुरू हो गया, इस पे बात भी हो रही है। लेकिन जब स्मगलिंग कम हो जाएगी, थोड़ा डॉलर का रेट बेहतर हो जाएगा, चीनी नहीं आ जाएगी, कीमतें नीचे चली जाएंगी, हम फिर सो जाएंगे। तो ये इस तरह फिर कोई काम ना, कुछ किसी भी फील्ड में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक रियासत को, हुकूमत को, तमाम निज़ाम को ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि जो तारकीन वतन हैं और जिसका जैगम साहब ने और शहजाद साहब ने बड़ी तफसील से बताया है, उनको वापस, जिनको भेजना है उनको भेजें, और जिनको यहाँ रखना है उनको रखें और उनको कानून का पाबंद बनाएं। ये तो नहीं है कि जितनी जराइम पेशा यहाँ पे लोग हैं उनकी ज़्यादा तादाद, अफ़गानियत तमाम नहीं है, ज़ाहिर है कलेक्टिवली भी नहीं सबको कहना चाहिए। बड़ा अच्छा काबली पुलाव भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है उन्होंने, और काबली टिक्के भी बड़े मज़ेदार होते हैं, तो इसलिए कोई अच्छी चीज़ें भी आई हैं। लेकिन साथ अगर इतने जराइम वो लेके आए हैं तो ये वाकई हमारे एक जो बैलेंस है इस मुल्क में, उसको नुकसान तो अबसार साहब, कतई कलामी की बात, अगर जराइम है तो ऐसे अनासर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई किसने करनी है ना? फिर तो इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए अगर जराइम इतने हैं। देखिए, एक इदारा नहीं कर सकेगा, ना फौज कर सकती है अकेले, ना एफसी कर सकती है, ना एफआईए कर सकती है, ना पुलिस, और ना ही ज़िले इंतज़ामिया, ना सूबाई हुकूमत। सबको एक बैठ के फैसला करना पड़ेगा। और इसमें जो देखिए एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, इंडिया के साथ बॉर्डर तो शहजाद साहब ने जैसे जिक्र किया कि बहुत अच्छी तरह उन्होंने बंद कर लिया इंडिया ने, तो क्योंकि वो दुश्मनी है। लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, ये पोरस बॉर्डर है, आधा कबीला इधर बैठा है, आधा उधर बैठा है, तो ये कुछ
कंसेंसस, जब तक अमन नहीं आएगा दोनों तरफ और दोनों का फोकस मईशत पे नहीं होगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहेंगे हम, और साथ से ये जंग का मरकज बना रहेगा, फिर तो ये जंग के साथ मुहाजिर लाजम मलजूम है। तो जंग खत्म करें, अमन लाएं, मईशत की तरक्की करें और एक दूसरे को हेल्प करें, हेल्पिंग हैंड दें और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ दोनों मिलकर काम करें। दुरुस्त है। इफ्तिखार साहब, अमन और मईशत दोनों तरफ एक ही फोकस के साथ आगे बढ़ें तो हल है, मगर 80 से लेके अब तक तय्युन ही नहीं हो सका, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो क्या जो पॉलिसी बनाई गई इस पर अमल दरामद हो जाएगा? जिन्होंने पॉलिसी बनाई वो कैसे इस पर अमल दरामद करेंगे? क्यों? ये हमने तो पॉलिसी बनाई नहीं थी कि जाके रूस को शिकस्त दो। नहीं, जो अभी बनाई है। जी, आप बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है तारिकीन वतन के हवाले से सवाल है आपका। जी, जो अभी कहा मेरा ख्याल है सवाल आपका ये है। जी जी, ये ऐसे तो यहाँ पे आ गए थे, इनको तो आप दावत दे के लाए थे, और ये वो मुजाहिदीन हैं जिन्होंने रूसी साम्राज्यों को शिकस्त दी, उनको दराए आमू से पीछे भगा दिया, और आपने एक ऐसा निज़ाम कायम करने की कोशिश की वहाँ पे जो आपकी बात मान ले, अपना काम हो गए। इस दौरान जो लोग आए जिनके बारे में कहा गया कि उनको तो हक है यहाँ पर रहने का, वो 13 लाख हैं, और उनकी अगर डॉक्यूमेंटेशन है, मुझे इस पर भी शक है कि उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन भी किसी के पास संभाली हुई है या वो कागजात भी ज़ाया कर दिए गए, क्योंकि अफगान महाजरीन के लिए डायरेक्टरेट वगैरह बने थे, लोगों को मुलाजमतें दी गई थी और उनको कहा गया था, हम वाद मुल्क हैं जिन्होंने कैंपों में नहीं रखा, ईरान ने उनको कैंपों में भी रखा, हमने उनको कहा जहाँ मर्जी आएँ जाएँ, जो मर्जी करें, ठीक है, रख लें आप उन 13 को। लेकिन ये फैसला कौन करेगा और किसकी ज़रूरत है 42 लाख तारिकीन वतन को वापस भेजने की? किसी की ज़रूरत नहीं। आप जानते नहीं, शायद एक शख्स का ये कहना है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 सूबे रह जाएंगे। ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप इस टेबल पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बहुत खौफनाक खेल होगी, ये वो आग होगी जो भड़क उठी तो इसका नुकसान बहुत दूर तक जाएगा। मैं डरा नहीं रहा, मैं हकीकत अर्ज़ कर रहा हूँ। कैसे इनका हल किया जाए? मेरा ख्याल है ये वापस नहीं जा सकते, ना जाएंगे। और ये जो बातें की जा रही हैं ये बच्चों वाली बातें हैं, किसी के पास कोई मंसूबा नहीं। तो जो कहा गया ऊपर एडहॉक एक्शन है कि अगर स्मगलिंग रुक गई, नहीं, गलत है। वो बिल्कुल जो उसने कहा, क्या नाम है हमारा दोस्त जो है अफसार ने जो कहा, ठीक कहा। मकसद ये कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना क्यों नहीं बंद करते? आपने ठेका ले रखा है कि हमें हर वक्त एक लॉलीपॉप दे दें, और ये बिल्कुल सही कहा गया, आज ये 42 है, कल ये करोड़ होंगे, और जो डेमोग्राफिक तब्दीली आएगी इस मुल्क में और उसकी बुनियाद लसानियत भी हो सकती है, तो ये है वो ख़तरनाक खेल जिसके बारे में एक पार्टी के सरबराह ने खुलेआम आपको बता दिया था। अगर आपको उसकी बात समझ नहीं आई थी तो गलती आपकी है, ठीक है, और इस गलती को इसको कैसे निपटेंगे आप? ठीक, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर किसी के पास कोई मंसूबा है जो ये बयान दे रहे हैं, उनको वो मंसूबा पाकिस्तान के आवाम से शेयर करना चाहिए। ठीक हो गया जी। पैनल की राय आपके सामने है, मंसूबे पर अमल है, मगर बहुत मुश्किल लगता है, कोई इतना आसान काम नहीं। अगर वाकई कोई कहीं मौजूद है तो इफ्तिखार साहब कहते हैं आवाम के साथ शेयर करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।